अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुसलसल इनकार के बाद आज इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी GIT के सामने अपने खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हो गए। इमरान खान 3 मरतबा GIT के सामने पेश होने से इनकार के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यानी ATC की हिदायत पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक वजीर आजम को GIT की जानिब से एक सवालनामा दिया गया। इमरान खान तकरीबन 20 मिनट तक SSP के दफ्तर में मौजूद रहे। पेशी के बाद मीडिया से बात की। इमरान खान का कहना था कि मेरा इस हुकूमत को पैगाम है कि जितना मुझे और मेरी जमात को देंगे हम उतना ही तैयार रहें और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। आपके सामने अब अवाम का समंदर निकलेगा। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है, जितना मुझे मेरी पार्टी को दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं कि सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है। पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे। इमरान खान की पेशी से कबल असद उमर ने भी मीडिया टॉक में एहतजाज के हवाले से बात की और अवाम को यह बावर कराने की कोशिश की कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की मदद की जरूरत नहीं है। कराची के अंदर नतीजा आया है, जिस तरीके से इलेक्शन से ये भाग रहे हैं उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर वो सियासत पहले भी करता था और आज भी कर रहा है। आज PTI के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर असद उमर अवाम को बता रहे हैं कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की जरूरत नहीं है, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। इमरान खान की सियासत का मरकज हमेशा पसे पर्दा किरदार ही रहे हैं। इमरान खान ने खुद गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा था कि उनकी पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, लेकिन उनके पास बूट नहीं। सियासत में अगर उनका उरूज देखा जाए, उनकी बिगिनिंग देखी जाए, वर्ल्ड कप 1992 की वजह से मिला है ये उरूज। और कह लें कि वो सियासत में वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही आए, लेकिन हकीकत ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप से कबल वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे और इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर टीम में वापस आए। यूं उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। यूं तो जीत में पूरी टीम का किरदार था, लेकिन इमरान खान आज तक वर्ल्ड कप जीतने का सेहरा अपने सर पर सजाते हैं। फिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने जब 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया तो तब भी इमरान खान उनके इंतहाई करीब थे, लेकिन बाद में मौजूदा सूरत हाल की तरह उनके परवेज मुशर्रफ के साथ बाज़ मामलात पर इख्तलाफात हुए, जिसके बाद उन्होंने परवेज मुशर्रफ से अपनी राहें जुदा कर ली। इसी तरह 2013 के इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, सिंपल मेजॉरिटी मिली, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात को तस्लीम ना करते हुए धांधली और मशहूर ज़माना 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाकर इस्लामाबाद का रुख किया और मुल्क की तारीख को तवील तरीन धरना दिया। इस धरने के दौरान जहाँ वो अपनी शोला बयानी से हुकूमत को धमकियाँ देते रहे, वहीं वो अपने सपोर्टर्स को बार बार अंपायर की उंगली उठने का भी बताते थे। वो आवाम को ये बावर कराते रहे कि अंपायर की उंगली उठेगी और इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता। आज पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि वो किस अंपायर की बात कर रहे थे और उन्हें पसे पर्दा किन गैबी ताकतों की आशीर्वाद हासिल थी। 2018 आया, इमरान खान जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके हुकूमत में आए, तब वो इस बात पर फख्र महसूस करते थे कि आज उनकी हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसमें इदारे और हुकूमत सेम पेज पर है। हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। And I speak for Pakistan Army because normally there was that Pakistan Army is this independent entity and the governments. इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में इदारों से मोहब्बत की कस्में खाते थे और उनकी तारीफों में आसमान और ज़मीन के कुलाबे मिलाते थे। उनके मुताबिक उनकी हुकूमत और इदारे शाना बशाना है। मुल्क की मामलात में इन्हीं इदारों की हर तरह की सपोर्ट है और कोरोना हो या सैलाब, दीगर मसाइल, हर जगह इदारे उनकी मदद और मुआवनत कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है? हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है।
इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में अपने आप को इदारों की आग का तारा भी कहते थे और अब इसके बरक्स नवाज शरीफ को एक झगड़ालू सियासतदान साबित करते थे, जिनका हर दौरे हुकूमत में मुख्तदर हलकों से फटा रहता था। इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। फिर वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है। 2018 से अप्रैल 2022 आता है। उनकी हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा जाता है, जो गया का उनको ख्याल आता है कि उनकी हुकूमत को गिराने के पीछे पसे पर्दा कुव्वतों का हाथ है। जो लोग उन्हें साबिक हुक्मरानों की चोरियों के मुतालिक बताते थे, वही उनकी हुकूमत को गिराने में पेश थे, जिसके बाद वो हर जगह तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते थे। साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर X और मिस्टर Y वो भी तैयार हो गए। जब इदारों ने दो टोक अल्फाज में अपने आप को सियासत से दूर रखने और न्यूट्रल होने के अज़्म का इजहार किया, तो इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एतराज होना शुरू हो गया और बार बार इस बात पर तनकीद करते रहे कि इस्लाम न्यूट्रल होने की इजाजत नहीं देता और न्यूट्रल तो जानवर होता है। जब इमरान खान को सख्त तनकीद के बाद भी इदारों की हिमायत हासिल न हुई, तो उन्होंने खुद और अपनी पार्टी के दीगर रहनुमाओं से ऐसे बयानात दिलवाए कि उनके दौरे हुकूमत में तो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, सब फैसले और तकर्रुनियां तो कोई और कर रहा था। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, हत्ता कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस बनाने का इल्जाम भी एस्टैब्लिशमेंट के सर पर रखा। और सारे मामलात जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके अपने अकाबरीन बात करते रहे, इन तमाम तरह हकाइक से ये वाज़ेह होता है कि असल में इमरान खान अपने पॉलिटिकल करियर की इब्तिदा से लेकर हुकूमत में आने और हुकूमत के बाद घर जाने तक किसी न किसी सहारे की तलाश में रहे हैं। उनके पॉलिटिकल करियर की उठान किसी सहारे से हुई, हुकूमत में आना किसी के कांधे पर सवार रहा। वो हमेशा से सहारों के आदी रहे हैं और जब वो सहारा छिन चुका है तो उन्हें अपनी सियासी बका खतरे में दिखाई दे रही है। इसीलिए वो अब एक बार फिर मदद तलाश कर रहे हैं, रूठों को मनाने की तगदों में हैं। इसी पर बात करेंगे इस वक्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एनालिस्ट रेहाम खान साहिबा वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाम खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इस वक्त DC में हैं, PTI DC में क्या कर रही है ये तो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन आपने इमरान खान की सियासत को बड़े करीब से देखा है, उनके पॉलिटिकल करियर को, और ख़ास तौर पे जिस वक्त वो धरना दे रहे थे तो उस वक्त तो आप तो उनको बड़ा करीब से देख रही थी। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब देते हैं, लगता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, अगले ही पल वो स्टेटमेंट देते हैं, लगता है प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान हैं कौन? थैंक यू रेहान साहब और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि DC में तो PTI क्या कर रही है, मेरा ख्याल है यहाँ पे जो सियासत है उनके अपने बहुत बड़े मसाइल हैं। सो हम जितनी ज़्यादा वक़्त और जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं PTI को या उनके चेयरमैन को, मेरा ख्याल है दुनिया इतनी इम्पोर्टेंस उनको अब नहीं देती। वो इस्तेमाल हो चुके हैं। मैं नज़दीक से उनकी सियासत देखी है और मुझे आप इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो एक जो माइंड गेम्स हैं उनके मास्टर हैं। यानी एक तरफ एक बात करनी, दूसरी तरफ दूसरी बात करनी, उनका तरीका हमेशा ज़ाती ज़िंदगी में भी और सियासत में भी आप अगर देखें तो वो यही रहा है कि एक लम्हे वो धमकी देंगे कि मुझे दीवार से लगाया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दूसरे लम्हे वो पैर पड़ जाएंगे। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने जस्टिस वजीउद्दीन साहब के साथ उनका ये रवैया देखा, हामिद खान साहब के साथ देखा। अब आप देखें, उन्होंने ये जो पैंतरा बदला है हामिद खान साहब को लगा के अपने केस पे जस्टिस अतर मिनल्ला की पेशियों में, तो ये इनकी एक बहुत स्टाइल है सियासत का। यानी कि एक मिनट वो, और इसका फायदा क्या होता है कि ये हर एक को कंफ्यूज भी रखते हैं और नर्वस कर देते हैं। और सर्टनली मेरा ख्याल है कि PMLN हो या मीडिया हो या लोगों को एक अफरा तफरी सी मच गई है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही डज इट। उनका तरीका ही वारदात का ये है कि एक तरफ एक बात करनी, और अगर आप देखें तो जो हमारी जाती जिंदगी के भी जो खबरें लीक होती रही वो भी इसी तरह से होती रही कि एक लम्हा एक बात की, एक एंकर को दूसरे लम्हा दूसरे बात की। अब जो कामरान खान के शो पे उन्होंने कहा है उसमें मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकती, लेकिन कंफ्यूजन वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा। तो ये उनका तरीका तर्ज सियासत है और मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों को घबराना नहीं चाहिए। रेहाम खान साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो पॉपुलिस्ट है और पॉपुलिस्ट या तो क्राइसिस पैदा करता है
या अवेलेबल क्राइसिस को कैपिटलाइज करता है, उनको मजीद एक्सप्लॉइट करता है। आप ये कह रही है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पर्सनली भी कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करना मकसद है, टारगेटेड है ये? पर्सनली वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। पर्सनली ही नोज एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। उनका जो टारगेट है बड़ा क्लियर है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है या उन्होंने पावर हासिल करनी है, उसकी रास्ते में जो कोई भी आएगा, चाहे वो कोई बड़ा पुराना फाउंडर मेंबर है, चाहे वो कोई औलाद है या कोई फैमिली मेंबर है, बहनें हैं, बीवियां हैं, वो हर चीज को कुर्बान करने के लिए ही इज ब्रूटल विद इट। वो बड़ी उनकी टनल विजन है कि बस मैंने ये जो मिडिल स्टंप है उसको उड़ाना ही उड़ाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो बेसिकली ही इज नॉट कंफ्यूज, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जानबूझ के क्रिएट करते हैं और अपनी जाती मफाद के लिए करते हैं। उसके लिए कौमी मफाद को और किसी के नुकसान को वो मद्देनजर नहीं रखते। और पॉपुलिस्ट जो होता है, जो कि इमरान है, वो कंफ्यूजन क्रिएट भी करता है और कंफ्यूजन का नाजायज फायदा भी उठाता है, यानी एक्सप्लॉयटेशन का मास्टर होता है। ट्रंप ने भी यही किया। अब दुनिया भर में देखें यही तर्ज सियासत है कि एग्जिस्टिंग अगर कोई मसला है, लोगों के दिल में कोई खौफ है, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको दे विल प्रे ऑन इट। यानी शनाख्त है या मजहब का कार्ड है या लोगों के आपस में अगर कोई पोलराइजेशन है। अभी उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, ना सिर्फ के पीएमएलएन में एक थलथली मच गई है, लेकिन आर्मी में उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया है। ये तौसी की बात करके ना सिर्फ उन्होंने कामरान खान के शो पे ये बात कही, बल्कि उन्होंने जलसे में भी ये बात की। और ये जो है, इसकी वजह से रैंक एंड फाइल में एक कंफ्यूजन मच गई है। ये तो बड़ा टारगेटेड अटैक लग रहा है। आप ये कह रही हैं कि वो खुद कंफ्यूज नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। हमने देखा उसके बाद फवाद चौधरी का एक स्टांस होता है, स्टेटमेंट होता है, दूसरी तरफ शीरी मजारी कुछ और स्टेटमेंट देती हैं। ना सिर्फ ये कि अपने लोगों को उन्होंने बहुत कंफ्यूज किया है, बल्कि बहुत सारे देखने वालों को भी कंफ्यूज किया हुआ है। इसलिए तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपली इमरान खान साहब नजरियाती तौर पर को प्रो इस्टेब्लिशमेंट आदमी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कौन है वो? जाहिर है, तारीख गवाह है, इमरान एक इस्टेब्लिशमेंट के क्रिएटेड हीरो हैं। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए शायद अभी वो मर्द नहीं पैदा हुआ। तो आई थिंक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं, हालांकि वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद से शायद उन्होंने अपना स्टार्ट लिया होता है। कुछ एंकर्स भी ऐसे होते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से टीवी पे पहुंचते हैं, लेकिन फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान में अभी तक मेरा ख्याल है कि ये एनलाइटमेंट नहीं आई। उनका तरीकाकार यही है कि वो समझते हैं कि क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूं, तो मैं ब्लैकमेल भी करने का हक रखता हूं, मैं एड़ियां रगड़ने का भी हक रखता हूं। तो बुनियादी तौर पर अभी जो सियासत वो कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मांग रहे हैं कि उनको इक़्तिदार में ले आया जाए वापस। बिल्कुल जी। वो और ये भी बात आई मस्ट से ऑल्सो कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद इमरान की करते हैं और हम बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, गलत सियासत कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि वी मस्ट कंसीव कि जिस तरह की उन्होंने अपनी एक रिवाइवल में इन्वेस्टमेंट की है, एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अप्रिशिएट तो शायद नहीं करना चाहिए बिकॉज सेल्फिश हरकत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सियासत बड़ी अच्छी तरीके से, मतलब एक डेड पोजीशन में से जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली बार एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइन के तहत एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है, और आज वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं वो पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं है, और वो जिस तरह से बयानियां बना रहे हैं, आई थिंक ही इज क्वाइट गुड एट इट, और लोगों को इससे सीखना चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है यही सियासत है कि अपने आप को अलाइव भी रखना और रिवाइव भी करना। अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये वर्बाटम है कि इस वक्त उनके पास पंजाब की हुकूमत भी है, केपी की भी है, लेकिन वोट नहीं है। तो क्या ये सपोर्ट मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है फैसला साज हलकों की इदारों की? देखिए, मुझे लगता है, मेरी एक गट इंस्टिंक्ट है, मुझे लगता है कि हर कोई पाकिस्तान में, हर सियासतदान, हर सियासी लीडर बूट्स की हिमायत चाहता है। और शायद हमें ये बात भी नहीं करनी चाहिए कि अगला वजीर आजम कौन बनेगा या अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, बिकॉज ये हमारे जो कौम के और मुल्क के मफाद के इश्यूज हैं, ये इशू नहीं है। मीडिया इस पे बहुत ज्यादा बात करता है, व्हाट्सएप सारा वक्त लगा रहता है। ये सियासतदान सो कॉल्ड जो कि रियली सारे पपेट्स ही हैं, वो भी यही बात करते रहते हैं। इस वक्त वो हिमायत चाह रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, एक शो ऑफ पावर दिखा रहे हैं। और मैं जाती जो गट इंस्टिंक्ट है वो ये कहती है कि इमरान को एक
मोहरे की तरह तो इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता रहेगा, लेकिन एक बहुत लिमिटेड अरसे के लिए और एक बहुत लिमिटेड रोल के लिए। मैं नहीं समझती कि उनको हिमायत अब मिलेगी, इसलिए क्योंकि उनके पास 4 साल थे और उनसे वही एस्टैब्लिशमेंट जो उनको लाई थी खुश नहीं थी, और वो बहुत ही एक खतरनाक आइटम नंबर साबित हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ही इज गोइंग टू गेट लकी। ये तो वो खुद कहते हैं कि वो हर गुजरते दिन हूँ के साथ खतरनाक हो रहे हैं, तो खतरनाक तो हुए हैं फिर वो, इसका मतलब वो खतरनाक तो वो थे, खतरनाक तो वो उस वक्त थे जबकि बिठाए गए, खतरनाक तो वो तब थे जब केपी की हुकूमत उनको मिली, खतरनाक तो वो तब थे जो हम 9 साल से केपी में देख रहे हैं, खतरनाक तो वो तब थे जब 2018 में उनको ला के बिठाया गया, विराजमान कराया गया, और खतरनाक तो वो 4 साल या 4.25 साल हुकूमत में जो रहे वो खतरनाक ही रहे। जगह जगह जाके हमारी बेइज्जती की, और हम ये कहते रहे, मुझ जैसे लोग ये कहते रहे कि जिस दिन उतारे जाएंगे बहुत खतरनाक होंगे, और अब वो एडमिट कर रहे हैं। और खतरनाक बंदा या खतरनाक लीडर मुल्क के लिए और रियासत के लिए और मफादात के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए ही खतरनाक होता है। तो ये बात ये नहीं है कि वो अभी एग्जिस्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए खतरनाक हैं या आने वाले वक्त में किसी और के लिए, किसी एक पार्टी के लिए या एक किसी शख्स के लिए खतरनाक होंगे, वो मुल्क के मफाद के लिए खतरनाक हैं। तो जब वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं कॉल दूंगा और अवाम का एक सुनामी बाहर होगा, तो तब खतरा किसके लिए होगा? देखिए, खतरा तो मेरा ख्याल है उनके पार्टी वर्कर्स ही के लिए है, इसलिए क्योंकि कॉल वो देते हैं और खुद वो पहुंचते नहीं, खुद वो मिस्ड कॉल्स दे रहे होते हैं। जब वो बेचारी हमारी जो पॉश सेक्टर्स है इस्लामाबाद की, जो हमारी बेचारी जरा कट ऑफ हैं ग्राउंड रियलिटी से खवातीन, और जो हमारे बच्चे हैं जो कि शायद रोजगार की तलाश में अब घर पे ही बैठे हैं, तो चूंकि वो बेरोजगार हैं, तो जब कॉल आती है तो वो बेचारे कुछ मासूम नौजवान और कुछ ये खवातीन आंटियां पहुंच जाती हैं, लेकिन ये कहीं और मिस्ड कॉल दे रहे होते हैं, वो पिंडी को कॉल मिला के बैठे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जो कॉल है ये भी एक उनका तरीका है वारदात का। आप देखें, फैसलाबाद के जलसे में एक बात कहते हैं, अगले दिन टीवी प्रोग्राम पे कुछ और बात करते हैं। तो ही विल ट्राई एवरीथिंग, ही इज अ बॉलर। तो वो बाउंसर भी फेंकेंगे, लेकिन बाउंसर आउट करने के लिए नहीं फेंका जाता, और फिर इन स्विंग भी करेंगे और फिर फास्ट गेंद भी कराएंगे। ही विल, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो है ना ओवर्स अब उनके पास रह नहीं गए स्कोर करने के लिए। लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जितनी पॉलिटिक्स यहाँ हो रही है उसकी बाज़ सुनाई देती है, और यहाँ पर जब किसी को प्रेशराइज करने की बात होती है तो क्या वहाँ पर भी कोई प्रेशराइज हो रहा है, या इंटरनेशनल लॉबी भी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई देती है इस खतरनाकी से? देखें, जो मैंने आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि पाकिस्तान को लगता है कि हम हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी का हाल है ना वो टेक्सास की इकोनॉमी से कम है। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पाकिस्तान की हकीकत सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके पास इख्तियार नहीं होगा, और पाकिस्तान का मसला ये नहीं रहा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है या कौन सी पार्टी आएगी। पाकिस्तान का मसला ये रहा है, मुझे अमेरिकन ये बात करते हैं कि जिस तरह आप हमसे बात करती हैं कोई हमसे बात नहीं करता, हमसे दोगलापना दिखाई देता है। और देखें, ये एक ज़ाती मामलात में भी, एक सियासी लीडरान के मामलात में भी दिखाई देता है, और एक इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेटिक लेवल पे भी दिखाई देता है। हमें साफ दो टोक बात करने की हिम्मत होनी चाहिए, और लोग इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात यह है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके IMF की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी इंश्योर करे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके वो बात करे, स्वात में भी खड़े होके वो बात करें जो कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो आपकी गवर्नेंस है उसको बात करनी चाहिए, कि ये वही होटल ओनर्स या होटल्स क्यों हैं जिनको 2010 में नुकसान हुआ, दोबारा क्यों प्लानिंग दी गई। तो बाहर मुल्क भी जानता है कि किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी। और इसमें कसूर किसका है? कसूर इसका है कि हम बार बार कंप्लेन तो करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया और एस्टैब्लिशमेंट ने वो किया, लेकिन हर कोई उनका पपेट बनने को तैयार भी है, तो संजीदगी भी नहीं दिखाई देती। तो मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है वो उसको कोई इमरान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपना एक मफाद पहले नजर आता था, अब वो मफाद पाकिस्तान में नहीं दिखाई देता। इस वक्त हमको री एंगेज करने की जरूरत है कि जी यू डू नीड अस एंड दैट वी आर ऑफ वैल्यू टू यू एंड यू मस्ट इन्वेस्ट, कि हमारे जो मसला है वो क्या है, पॉवर्टी का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाम खान साहबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अवाम का मुकदमा लेकर मिफ्ता इस्माइल के दर पे दस्तक देंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक। अवाम सैलाब से तबाह हाल है, महंगाई 47 बरस का रिकॉर्ड तोड़ रही है। सैलाब से जो लोग बच गए वो अब भूख, अफलास और बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की शाखर्चियां हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है वो बढ़कर 70 तक पहुंच चुकी है। वज़ीर ख़जाना भरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मजबूर अवाम की मजबूरियाँ सुनाते रोते हैं, लोगों को बताते हैं कि मुश्किल हालात हैं जिससे जल्दी निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म अवाम को किफ़ायत जारी और बचत का दर्स दे रहे थे, अपने कपड़े बेचकर गरीबों की मुश्किलात का अजाला करने की बातें कर रहे थे, लेकिन काम इसके बरक्स हो रहे हैं। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी अवाम को मशवरे देने में अपना हिस्सा डाला और किफ़ायत जारी का एक और दर्स दिया। ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अवाम को मशवरा दिया, पेट्रोल और बिजली महंगी है तो अवाम बचत करें। पेट्रोल बचाने के लिए अवाम को चाहिए कि पैदल चले या साइकिल पर सफर करें। इससे कबल जब मुल्क में दरामदात पर पाबंदी लगाई गई, किफ़ायत जारी की मुहिम चलाई गई और अवाम पर इसी किफ़ायत जारी की मुहिम के दौरान मुश्किल फैसलों के नाम पर महंगाई का ना खत्म होने वाला बोझ डाला गया, तब भी वज़रा अवाम को बचत की तरगीब देते रहे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल उस वक्त अवाम को ज़र मुबादला बचाने की बहाली के लिए मशवरा दे रहे थे कि लोग चाय की 1-2 प्यालियाँ कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम दरामद करते हैं वो उधार लेकर करते हैं। अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हमलावरों को भी तवाज़ो चाय की प्याली से करने वाली पाकिस्तानी कौम को शायद एहसन इकबाल का चाय कम करने का मशवरा उस वक्त भी शदीद नापसंद आया था, क्योंकि अवाम शायद जानते थे कि उनके मुल्क के हुक्मरान अवाम को तो किफ़ायत जारी का मशवरा देते हैं, लेकिन खुद इसके बरक्स गरीब अवाम के टैक्सेस से भरपूर मराहत लेते हैं। खुद एहसन इकबाल ने यह मशवरा उस वक्त दिया जब वो खुद इंपोर्टेड पैंट कोट और टाई लगाए हुए थे। अवाम को मशवरा देने में साबिक हुकूमत का भी कोई सानी नहीं था, लेकिन शाखर्चियों में भी वो अपनी मिसाल आप थे। चेयरमैन इमरान खान भी अवाम में वज़ीर आज़म को ऑफिस जाने के लिए साइकिल के इस्तेमाल करने के मशवरे देते रहे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद खुद उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर को लोकल बस या टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया। वो बनी गाला से चंद किलोमीटर दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। हुकूमत में आने से पहले वो किस तरह से मुल्क के वज़ीर आज़म के अपने ऑफिस आने के लिए साइकिल के तरगीब दिया करते थे और किसकी मिसालें देते थे, वो भी आपके सामने रखते हैं। कभी किसी स्कैंडिनेवियन के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, साइकिल पे वो जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इमरान खान के इसी बयान पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाती थी। पेट्रोल बढ़ने पर उन्होंने कई बार कहा कि इमरान खान को पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो साइकिल पर ऑफिस जाते हैं, लेकिन आवाम को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जरूर तकलीफ देता है। हम सबको तो फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को तो फर्क पड़ता है, लेकिन इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। अब जैसा बयान कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और इससे कबल एहसन इकबाल ने दिया, ऐसे ही बयानात तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़रा और मावनीन भी देते रहे। रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी भी खानी है। चाट हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। चीनी का तो वैसे इस्तेमाल कम होना चाहिए, क्योंकि वाइट शुगर जो है ना, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वाइट शुगर की बजाय शक्कर मैं समझता हूं कि सेहत के लिए बेहतर है। चूल्हे पे पानी गर्म करके हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गीजर से बचने के लिए कि गीजर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। नए पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए कुछ कुर्बानी भी। दूसरों को मशवरा देना आसान और खुद इस पर अमल करना हमेशा से ही पाकिस्तान में कायम हुकूमत और उनकी वज़रा के लिए मुश्किल रहा है। आवाम के लिए आसानी पैदा करने के लिए बयानात तो दिए जाते हैं, लेकिन तमाम तरह आसानियाँ और आसाइश अपने लिए हासिल की जाती है। मराहत याफ्ता तबके की मजीद मराहत लेने की ख्वाहिश कभी मरती नहीं है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों होने वाली सेनेट कमेटी बराए मोटरवेज और हाईवेज के इजलास से मिलती है। ये इजलास यूँ तो सैलाब मुतासरीन के लिए मोटरवेज और हाईवेज की मरम्मत के हवाले से था, लेकिन दौरान इजलास सेनेटर कामिल अली आगा ने टोल टैक्स पर एतराज उठाया और कहा कि मोटरवे पर कोई पूछने वाला नहीं रहा। टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है, 160 रुपये टोल टैक्स शुरू होकर 1000 से ऊपर हो चुका है। उनके एतराज पर NHA हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि अरकान कौमी असम्बली को मोटरवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया है। यहाँ सवाल यह है कि लाखों रुपए तनख्वाह और बरात लेने वाला तबका टोल टैक्स के नाम पर मामूली से रकम देने से गुरेजा क्यों है? अगर इस्तिस्ना ही देना मकसूद था तो पूरी कौम को दिया जाता। सिर्फ बरात याफ्ता तबके को मजीद मराहत देना कहाँ का इंसाफ है? दूसरा सवाल यह है कि अवाम को किफ़ायत जारी का मशवरा देने वाले खुद कब से हकीकी मानों में किफ़ायत जारी शुरू करेंगे? या सवाल यह भी है कि वज़ीर ख़जाना मुआशी मसाइल पर रो रहे हैं, लेकिन खुद मुल्क के वज़ीर आज़म सियासी मसलहतों का शिकार होकर इत्तेहादियों को मुसलसल नवाज रहे हैं।
अगर आवाम से एक वक्त की रोटी कम खाना और चाय की प्याली और 2 प्याली कम करना मकसूद है, तो फिर खुद हुक्मरान मुल्क को माशी गिरदाब से निकालने के लिए क्या बचत कर रहे हैं। और इसकी बड़ी मिसाल ये भी है कि इससे पहले जब थे तो वादे किया करते थे, जब हुकूमत में आएंगे तो ये सब मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। ताज़ा तरीन मिसाल वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की है। वो क्या कहा करते थे, हुकूमत में आकर क्या करेंगे, ज़रा आपके सामने रखते हैं। बात करने के लिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद होते अगर गलती से आम आदमी की मुश्किलात और गम सुनने की फुर्सत उनके पास होती। हमारी टीम के बारहा राब्ता करने के बावजूद उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से महज चंद मिनट्स हमारे प्रोग्राम के लिए मख्तस करना मुनासिब नहीं समझा। और आज जिस कुर्सी पर उन्हें बराजबान होना था, बदकिस्मती से यह कुर्सी आज खाली है। और इस खाली कुर्सी को रखने का मकसद जहां मिफ्ता इस्माइल साहब को यह बताना है कि हमारा प्लेटफॉर्म अब भी उनके लिए हाजिर है, वही इस खाली कुर्सी की वसातत से एक आम आदमी का पैगाम उन तक पहुंचाना मकसूद है। एक आम आदमी मिफ्ता इस्माइल साहब के किन वादों के गम में है। खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, आप जहां कहीं भी हैं, गरीब आदमी का मोहब्बत भरा पैगाम आप तक पहुंचे। आज एक मेहनत कश किसान, हारी और मजदूर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हाथों तंग बिजली के मीटर कटाकर गोरनुमा घरों में टिमटिमाते दियों को घूरने पर मजबूर है, मगर तुम मगरमच्छ के आंसू बहाओ, तुमको इससे क्या। आज महंगाई से तंग गरीब बाप अपनी 4 बेटियों के हमरा नहर में कूदकर जान दे देता है, मगर तुम मगरमच्छ के आंसू बहाओ, तुमको इससे क्या। महंगी अद्वियात और इलाज तक कदम रसाई के बायस गरीब शहर जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने में नाकाम है, मगर तुम मगरमच्छ के आंसू बहाओ, तुमको इससे क्या। रोटी के बदले भूख, मकान के बदले कब्र और कपड़े के वादे को कफन में बदलता देखता है, मगर तुम मगरमच्छ के आंसू बहाओ, तुमको इससे क्या। मिफ्ता इस्माइल साहब, एक गरीब आदमी ने आपसे जो कुछ कहना था कह डाला। मैंने और मेरी टीम ने आपसे राब्ते की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सकी। अब मेरी दरखास्त आपसे नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से है कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आप कभी अपनी टीम को यह पैगाम नहीं दे सकते कि तुमने फला चैनल के फला प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी है। और वज़ीर आज़म साहब, आपको तो याद होगा कि मैंने आपसे मुलाकात में ये बात आपके गोशगुजार की थी कि हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस का दिफा तो कुजा, आपकी टीम के पास आपके अच्छे कामों की तर्जुमानी और तशहीर के लिए भी वक्त नहीं है। उम्मीद है कि आप अपनी जमात के लोगों को समझाएंगे कि अगर उनकी यही रविश बरकरार रही तो इसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, बल्कि आपकी अपनी जमात यानी मुस्लिम लीग नून इसका नुकसान उठाएगी। आखिर में इस इस्तदा के साथ कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी के बाद लापता अफराद के केस में आज अहम पेशरफ सामने आई, जब लापता शहरी हसीब हमजा 24 घंटे के अंदर अपने वालिद के हमरा पुलिस स्टेशन शहजाद टाउन पहुंचा, जिसके बाद उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी हसीब हमजा की अदालत पेशी के बाद बाजियाबी की दरखास्त निपटाते हुए IG इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट 22 सितंबर तक जमा कराने का हुक्म दे दिया है। हमजा हसीब नामी शहरी 23 अगस्त को इस्लामाबाद से लापता होता है, मगर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मगवी की बाजियाबी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। मगवी के वालिद ने मुकदमा दर्ज न करने और बेटी की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत के हुक्म के बाद मगवी के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में हसीब हमजा के वालिद ने विभाग के जरिए हुकूमत पाकिस्तान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस और वजीर दाखिला को फरीक बनाया था। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 22 और 23 अगस्त की रात 20 लोग बगैर किसी वारंट के घर में दाखिल हुए, जिनमें से 15 अफराद को स्याह यूनिफॉर्म पहना हुआ था। दरखास्त में कहा गया कि घर में छापा मारने के बाद उनके बेटे को हिरासत में लेने के साथ साथ 5 लैपटॉप्स, 6 मोबाइल फोन्स और कुछ जरूरी कागजात अपने साथ ले गए। दरखास्त गुजार ने कहा कि हालात से पता चलता है कि उनके बेटे को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है। दरखास्त गुजार अपने बेटे की तलाश के लिए भागा दौड़ा, मगर रियासती इदारों से किसी किस्म की कोई इतला नहीं मिली। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अता शहरी को अदालत में पेश करने की हिदायत करें। दरखास्त गुजार ने अदालत से यह भी कहा कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इन जिम्मेदारों की निशानदही करें और शहरी को अगवा करने और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कल समाअत की, जहां अदालती हुक्म पर IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि लापता शहरी हसीब हमदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने IG इस्लामाबाद से मुखातिब होकर कहा कि IG साहब, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लापता अफराद से मुताल्लिक पहले एक फैसला मौजूद है जिसमें यह वाज़ेह करार दिया गया है कि शहरी के लापता होने पर IG और मुतल्लिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत अब इस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने इस्लामाबाद पुलिस को कल 10 बजे तक लापता शहरी को अदालत पेश करने का हुक्म देते हुए कहा था
कि अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक को बुलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि MI, ISI और IB समेत सब पेश होकर रियासत की नाकामी की वजाहत करेंगे। शहरी की अदब पर कल MI, ISI के सेक्टर कमांडर्स पेश हों, जबकि स्पेशल ब्रांच और IB के सेक्टर कमांडर्स भी पेश होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कल रिमार्क्स दिए थे कि IG साहब ये अदालत आप पर एतमाद कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी लापता अफराद के केसेस में इस अदालत में पेश हुए। अदालत ने लापता शहरी को कल 11:30 बजे पेश करने का बाजियाब करके पेश करने का हुक्म देते हुए शहरी की बाजियाबी के लिए ज़्यादा मोहलत देने की IG इस्लामाबाद की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने मगवी सीप को आज अदालत में पेश किया। दौरान समाअत मगवी के वालिद जुल्फ़िकार अली ने रोस्टम पर आकर कहा कि मेरा बेटा आ गया है, जिस पर जज ने इस्तफसार किया कि बेटा किधर गया था, कौन लेकर गया था। मगवी हसीब हमजा ने कहा कि मुझे नहीं पता, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि IG पुलिस ने क्या इंक्वायरी की है, जिस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इंक्वायरी कर रहे हैं, 4 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। जज ने इस्तफसार किया कि आपने किसको मुर्दे इल्जाम ठहराया है, जिस पर पुलिस अफसर ने कहा कि अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि मुकदमे में ताखीर क्यों हुई और कौन मुलव्विस है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि इसमें तफ्तीशी कौन है, जिस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि SDPO भी हैं और GIT भी बना रहे हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी आप यही कहकर गए थे कि इसका नतीजा अभी तक नहीं आया, 3 केसेस तो इस अदालत में हैं, आप कहकर चले जाते हैं, बाद में और वाकया हो जाता है, पहले वाकयात जो हुए क्या तफ्तीश हुई। पुलिस अफसर ने कहा कि तफ्तीश हो रही है, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आप पर ही एतमाद करेगी। क्या पुलिस ने तफ्तीश की, हसीब हमजा कहाँ गया, हर कोई अपना काम करे तो इनको यहाँ ना आना पड़ता। पुलिस ने कहा कि तफ्तीश के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। दौरान समाअत हसीब हमजा के वालिद ने कहा कि मेरा ये मसला था जो हल हो गया, अब मैं मुतमईन हूँ, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, पहले तो ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आप इस पर अब क्या करेंगे, जिस पर वकील ने कहा कि हम इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि इससे पहले कितने केसेस पर तफ्तीश की, क्या हुआ इन मुकदमात का। सरकारी वकील ने कहा हम तो आज सिर्फ इस केस पर तफ्तीश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि मामले पर इंक्वायरी करके 10 रोज में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदालत खुद तफ्तीश नहीं कर सकती, IG इस्लामाबाद पुलिस 10 रोज में नौजवानों के लापता होने पर तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करें। नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन। हसीब हमजा की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटाते हुए अदालत ने पुलिस से तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट 22 सितंबर तक तलब करते हुए IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर कमोबेश 1 माह से लापता शहरी का यूं मिल जाना और अदालत में पेश हो जाना घुटन ज़दा माहौल में एक उम्मीद की किरण है। दीगर लापता अफराद के लवाहिकीन भी इस केस से एक उम्मीद बांधे हुए हैं कि उनके प्यारे भी अब जल्द अज जल्द बाजियाब हो जाएंगे, वापस आएंगे। हसीब हमजा के केस की समाअत करने वाले जज चीफ जस्टिस अतर मिल्ला दीगर लापता अफराद के केसेस को भी सुन रहे हैं। इसी अदालत ने जल्द रोज में मौजूदा वज़ीर आज़म को अदालत तलब करके लापता अफराद का मामला जल्द अज जल्द हल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने शहबाज शरीफ से कबल इमरान खान को भी इसी केस में तलब करके लापता अफराद के लवाहिकीन की दादरसी का हुक्म दिया था। इस केस के बाद अब उम्मीद हो सकती है कि जल्द ही दीगर लापता अफराद के हवाले से भी खुशखबरी सामने आएगी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, डेंगू बेकाबू हो रहा है, पैनाडोल मिल नहीं रही है, क्या मामला है, ये इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान भर के बड़े शहरों में डेंगू वायरस एक बार फिर बेकाबू है। ये मरज़ वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। कराची से लेकर पेशावर तक मुताबिक शहरों में हज़ारों अफराद इसका शिकार बन चुके हैं। बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। डेंगू के हवाले से सबसे ज़्यादा खतरा अब कराची में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि शहर इक़्तिदार में डेंगू के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजाई। शहर कायद के अस्पतालों में मरीज कम पड़ चुके और नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 161 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा 48 केसेस ज़िला वस्ती में रिपोर्ट हुए हैं। 36 ज़िला शर्की, 32 ज़िला कोरंगी में डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं। बाकी केसेस शहर के दीगर अजला में रिपोर्ट हो रहे हैं। रवा साल कराची में अब तक 9 अफराद डेंगू वायरस से जाबहक हो चुके हैं। सितंबर के 12 रोज़ में 1300 के करीब अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। इस तरह 24 घंटों में लाहौर में भी डेंगू के 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मजीद 125 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी मुल्क के तूलो अर्ज में डेंगू वायरस इस वक्त एक खतरे की घंटी बजाए हुए है। दूसरी तरफ मामला ये है
कि पैनाडोल दस्तयाब नहीं है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से खाम माल ना आने को कर बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो मार्केट से शॉर्ट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो सारिफीन उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फिर 2012 के अंदर जब डेंगू वायरस से सर उठाया था तो शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल किया, श्रीलंकन टीम को बुलाया, उनके स्किल से फ़ायदा उठाया। लेकिन उस वक्त भी इस तरह के अमराज के ऊपर सियासत होती रही। उस वक्त इमरान खान साहब क्या कहते थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। हमारे डेंगी भाइयों ने भी मायूस किया। शहबाज शरीफ और लाहौर में जलसा क्यों कर रहे हो? समझदारी तो नहीं बैठे। सबसे बड़े नूरा कुश्ती के मास्टर डेंगी ब्रादरान। मैं डेंगी ब्रादरान को कहता हूं कि खुदा के वास्ते असासे डिक्लेयर करो। अब इंशाल्लाह लाहौर के लोग फैसला करेंगे कि लाहौर इंसाफ के साथ है या लाहौर डेंगी के साथ। अमराज पर सियासत करने की बजाय ज़रूरत इस अमर की है कि मिल बैठ कर इस तरह के मसाइल से आम आदमी को निकाला जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।